हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीयूटी यूजी 2026 की परीक्षाएं लगभग समाप्ति के कगार पे हैं और एनटीए ने अपना नोटिस जारी किया है। उसमें यह भी बताया गया है एक और चीज कि भाई 28 मई को जिनके एग्जामिनेशन होने थे उसको अब जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये किसी नए डेट पर यहां पर एग्जाम होगा, वो नया डेट अभी जो है ऑफिशियली नहीं बताया गया, ठीक है। लेकिन आप मान के चल सकते हो कि जो परीक्षाएं 31 मई को समाप्त होने वाली थी, अब ये बढ़ जाएगा थोड़ा डेट और जून के फर्स्ट वीक तक जो है यहां पर परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, ठीक है। हो सकता है कि 2-4 जून को खत्म हो जाए, तो मतलब जून के फर्स्ट वीक तक आपकी सारी परीक्षाएं यहां पर समाप्त हो जाएंगी। तो जितना जरूरी जो है आपका सीयूटी का एग्जाम देना था, साथ ही इसके अगर एग्जाम के अलावा देखोगे तो काउंसलिंग के प्रोसेस को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट वो है उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि इसके बिना आप यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच सकते हो। एडमिशन कैसे लोगे, ठीक है। तो ये एडमिशन का पूरा प्रोसेस रहने वाला है, ऑनलाइन ही होता है सारा प्रोसेस। तो वो पूरा प्रोसेस हम समझने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं काउंसलिंग प्रोसेस। साथ ही साथ कि भाई ये भी सवाल आपके आते हैं कि सर आंसर की कब आएगा, सर यहाँ पर जो है रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो उन चीजों को भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो पूरा टाइमलाइन आपको बताएंगे और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लग सकते हैं काउंसलिंग में, जो है रजिस्ट्रेशन आप करवाते हो काउंसलिंग प्रोसेस में, और यहाँ पर सीट अलॉटमेंट कैसे होता है, उसके आगे की क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कितने स्टेप्स में आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है, तमाम चीजें हैं इस वीडियो में जानने समझने के लिए। तो वो पूरी प्रक्रिया इस सिंगल वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सीयूटी से संबंधित हर एक जानकारी आपको, आगे की जितने भी जानकारियां आपके लिए जरूरी है, अलग अलग देखोगे कि बीएचयू में, डीयू में, जेएनयू में, एयू में, ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, तमाम ऐसे संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप चाहते हो, या फिर आप में से कई बच्चे होंगे जो कि कुछ सर्टेन यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना चाहते होंगे और कुछ बच्चे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते होंगे। तो हर एक यूनिवर्सिटी का यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस आपको बताया जाएगा। जब काउंसलिंग पोर्टल ओपन होते हैं तो उस समय कैसे काउंसलिंग करवाना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरी लाइव प्रक्रिया यहाँ पर आप करके आपको बताई जाएगी। तो आप बस हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आप देखो, सबसे पहले कि यहाँ पर कंप्लीट टाइमलाइन समझ लेते हैं कि कब कब क्या चीजें यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन तो लगभग मैंने बता ही दिया कि जून के फर्स्ट वीक में आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि आंसर की कब तक आ सकता है। तो आंसर की लगभग एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूं, आंसर की जो है 15 से 20 दिन ले सकते हो। तो यहां पर लगभग 16 जून से लेकर के 20 जून का आप यहां पे समय मान सकते हो। इस बीच आपका यहां पर ये जो है आंसर की यहां पर आ जाएगा। अब वही चीज है कि आंसर किया आएगा, प्रोविजनल आंसर किया आएगा, फिर आप उसको क्लेम कर सकते हो। मतलब अगर आपको कोई लगता है कि इसमें कुछ त्रुटि है तो आप उसको पर 200 रुपीज लगते हैं पर क्वेश्चन, तो उसमें आप क्लेम कर सकते हो, मतलब उसको चैलेंज कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर जो है हाँ चैलेंज कर सकते हो, आंसर को चैलेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है रिवाइज आंसर किया आएगा। देन यहाँ पर उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो रिजल्ट डिक्लेयर कब तक हो सकता है, तो ये जो है जुलाई के फर्स्ट वीक तक आने की उम्मीद है, ठीक है। तो जुलाई के फर्स्ट वीक तक यहां पर आपका ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और फिर यहां पर देखते हैं काउंसलिंग प्रोसेस। तो काउंसलिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, तो काउंसलिंग प्रोसेस जो है ऐसा मत समझना क्या सर काउंसलिंग जो है रिजल्ट के बाद ही स्टार्ट होगा, क्या नहीं। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जो शुरू के स्टेप्स होते हैं रजिस्ट्रेशन वाला, वो जो है रिजल्ट के पहले यहां पर शुरू हो जाता है। खासकर ड्यू की बात करते हैं तो ड्यू जो है अपना रिजल्ट से पहले ही पहला स्टेप, जो रजिस्ट्रेशन 3 स्टेप में जनरली होता है, तो उसका जो पहला स्टेप होता है यहाँ पर काउंसलिंग का पहला प्रोसेस, जिसको रजिस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो वो जो रजिस्ट्रेशन वाला चीज है वो आप यहाँ पर पहले ही करवा लिया जाता है, खासकर ड्यू में। और भी हो सकता है कि पहले भी और भी यूनिवर्सिटीज अपना ओपन कर दें, बट जनरली ड्यू का ऐसा देखा गया है कि वो पहले ओपन कर देती है, फिर रिजल्ट के बाद आगे के प्रोसेस वो कंप्लीट करवाते हैं। जैसे प्रेफरेंस फिलिंग हो गया और जो आपका यहाँ पर सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया वो सब रिजल्ट के बाद होती है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गया कि भाई काउंसलिंग उसके बाद स्टार्ट होगा। अब ये पहले भी हो सकता है, मतलब जब ये आंसर की आ जाए तब हो जाए, या फिर रिजल्ट आ जाए उस रिजल्ट से पहले, मतलब इसके आंसर की और रिजल्ट के बीच का जो डेट होगा, मतलब 20 हम बता रहे हैं, तो 20 से जो फर्स्ट वीक होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, उसके बीच में भी ड्यू जो है अपना ये CSS पोर्टल ओपन कर सकती है। उनका जो रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग पोर्टल है उसको कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है, पोर्टल है, तो CSS पोर्टल उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा ड्यू का अपना है CAP पोर्टल, ठीक है, CAP पोर्टल ड्यू का, सॉरी BHU का है, और AU का अपना है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो अलग अलग जा करके आप यहाँ पर अपना काउंसलिंग करवाते हो। तो आप देख लेते हैं किस तरीके से होता है। जैसे पूरा मैं अगर सीधा सीधा बताना चाहूँ तो किस तरीके से होता है, सीधा सीधा समझ लो एक लाइन में। ये देखो, पहले आपका एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद आपके पास NT आपको स्कोर कार्ड दे देगी। उस स्कोर कार्ड की बदौलत और भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्लास 10 12 वो सारी चीजें, वो फिर आप उसको लेकर के यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग करवाते हो। अब ये काउंसलिंग अभी देखेंगे कि 3 स्टेप में जनरली होता है, वो देखेंगे आगे। काउंसलिंग करवाते हो,
काउंसलिंग के बाद क्या होता है कि अब आप ही सिर्फ काउंसलिंग नहीं करवा रहे हो, उस यूनिवर्सिटी में, उस पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपके जैसे तमाम हजारों बच्चे काउंसलिंग करवाएंगे। तो फिर क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं और मेरिट पे एडमिशन होना है, तो यहाँ पर फिर मेरिट लिस्ट जारी होगी, यानी कट ऑफ जारी होगी। अगर उस कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, ये कट ऑफ जो है ध्यान रखना कि एक फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स राउंड, कई बार 9 राउंड तक चला जाता है कई जगह, ठीक है। तो 9 राउंड, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देखो पिछली बार 11-12 राउंड तक चला गया। तो ये जो है बार बार जो है अलग अलग राउंड्स में यहाँ पर आते हैं और कट ऑफ थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता रहता है। तो फर्स्ट राउंड में हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो फिर सेकंड राउंड के लिए वेट करोगे, थर्ड राउंड के लिए, फोर्थ राउंड के लिए, ऐसे आप वेट करते रहोगे। तो जब भी आपको कट ऑफ आप मीट कर दोगे, ठीक है, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाएगा तो यहाँ पर आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है उस कोर्स में आपको सीट अलॉट हो जाएगा। सीट अलॉट होने के बाद यहाँ पर क्या करोगे, सीट अलॉट होगा, फिर आपको एक बटन मिलेगा एक्सेप्ट करने का, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लोगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि आपको फी पेमेंट का लिंक मिल जाएगा, तो फी पेमेंट कर दोगे। फी पेमेंट के बाद यहाँ पर क्या होगा कि एक और बटन मिलेगा अपग्रेड का, आप चाहो तो अपग्रेड कर लो, साथ ही साथ फ्रीज का भी ऑप्शन होता है, लेकिन जनरली सलाह दिया जाता है बच्चों को कि आप यहाँ पर अपग्रेड करो। अभी हम समझेंगे जब प्रेफरेंस मिले तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो जैसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लोगे ना और फी पेमेंट कर दोगे तो आपका प्रोविजनल एडमिशन वहाँ पे हो जाता है। अब जब एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या करोगे, आप यहाँ पर एक दिन के लिए और कोई डेट दिया जाएगा, उस दिन आपको बुलाया जाएगा। वहाँ पर डॉक्यूमेंट जो आपने फिल किए थे ऑनलाइन प्रोसेस में, ये जो है ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में, उसी सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लेकर के जाते हो और ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा। जैसे वेरिफिकेशन हो गया तो इसका मतलब आप यहाँ पर अब क्लासेस करने के लिए आप मतलब जा सकते हो। मतलब जैसे ये ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है उसके कुछ दिनों बाद आपका ऑफलाइन क्लास भी शुरू हो जाता है, तो डेट्स आपको मिल जाएंगी। तो ये आगे की प्रक्रिया थी, मतलब एडमिशन जब हो जाएगा ना उसके बाद का, ठीक है भाई। एडमिशन होगा तभी तो जाओगे क्लास करने। तो ये हो गया स्टेजेस ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। तो 3 स्टेज में जनरली होता है काउंसलिंग। एक तो रजिस्ट्रेशन होगा सबसे पहले, उसके बाद आप प्रेफरेंस फिल करते हो, उसके बाद आपका होता है सीट अलॉटमेंट। जैसे सीट अलॉट हो जाता है तो फिर एक्सेप्ट करते हो, फिर पेमेंट करते हो, वो चीजें हैं तो आगे अभी समझेंगे। लेकिन पहला होता है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, और ये वाला प्रोसेस जो है वो रिजल्ट आने से पहले भी हो सकता है, ठीक है, रिजल्ट से पहले हो सकता है। जैसे कि DU क्या करती है, रिजल्ट से पहले करवा लेती है, रिजल्ट से पहले करवा लेती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जनरली रिजल्ट के बाद ही सारी प्रक्रिया शुरू होती है। रजिस्ट्रेशन, प्रेफरेंस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट जनरली रिजल्ट के बाद होता है। लेकिन DU का स्पेशल केस है, वो पहले अपना ये वाला जो पहला स्टेप है ये पहले कंप्लीट करवा लेते हैं, रिजल्ट से पहले ही। ओके, अब DU के अलावा और भी यूनिवर्सिटीज करवा सकती है भाई, अपना मर्जी है, करवाने चाहे तो कोई भी करवा सकता है, ठीक है, लेकिन देखना होगा जनरली DU ऐसा करती है। फिर इसके बाद आप प्रेफरेंस फिल करते हो, उसके बाद यहां पर क्या होगा, सीट अलॉटमेंट। अच्छा, ये जो प्रेफरेंस फिल होगा हमेशा रिजल्ट के बाद होगा, हमेशा रिजल्ट के बाद ही होता है, ठीक है। तो DU का केस ले चाहे और भी यूनिवर्सिटीज का, रिजल्ट के बाद ही आप यहां पर प्रेफरेंस फिल करते हो, उसके बाद तो आगे की प्रक्रिया, ठीक है। आप देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले क्या करोगे कि जैसे CSS पोर्टल है, ठीक है, ये CSS पोर्टल है किसका, DU का। तो इस पोर्टल पे आप जाते हो और वहां पर जाने के बाद जैसे अगर रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो गया तो आप यहां पर इस पोर्टल पे जाओगे, यही पोर्टल इनका, यहां पर रजिस्ट्रेशन जो है ओपन रहेगा। तो फिर क्या करोगे, यहां पर सबसे पहले रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, तो रजिस्टर करोगे, उसमें कुछ चीजें भरनी होती हैं, मतलब अपना फोन नंबर, ईमेल ID, वो चीजें हैं, ठीक है। तो वो भर करके और यहां पर आपका OTP जाता है, वो सब करके तो आप शुरू में अपना रजिस्टर कर लेते हो। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, मतलब रजिस्टर करते हो, उसके बाद फिर से लॉगिन करते हो। तो एक तो ये छोटा सा प्रोसेस होता है। लॉगिन जैसे करोगे तो फिर रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस आपको दिखाएगा कि पहले में आपको पर्सनल डिटेल भरना है, फिर एकेडमिक डिटेल भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, बैंक अकाउंट डिटेल भरना है, ये सारी चीजें आपको भरनी होती है। तो अब सबसे पहले पर्सनल डिटेल, तो पर्सनल डिटेल में आप जो है अपना नाम, पता, ये सब भरते हो। तो सबसे पहले अपना 10th, देखो क्लास 10th के रिजल्ट में जो भी मार्कशीट में जो लिखा हुआ है, जैसा नाम आपका, जैसा स्पेलिंग है, वही चीजें आप भरते हो। कैंडिडेट का नाम भरोगे, अपना नाम, फिर फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ देते हो, क्लास 10th में जो लिखा है वही वाला डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सब आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही लगेगा, ठीक है। एड्रेस, परमानेंट, ये सब भरते हो पर्सनल डिटेल में, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना है कि बाद में आप, जैसे क्या होता है ना, कई बार आपको करेक्शन विंडो ओपन होता है, तो करेक्शन विंडो आप चीजें चेंज भी कर सकते हो। तो कुछ चीजें आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे अपना नाम अगर है तो आप अपना नाम चेंज नहीं कर सकते हो, जो आपने एक बार भर दिया वही रहेगा, नाम चेंज नहीं होगा। आप अपना DOB भी चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि क्लास 10th के बेसिस पे वही भरोगे। आप अपना जो है यहाँ पर ईमेल ID चेंज नहीं कर पाओगे, आप यहाँ पर अपना फोन नंबर नहीं चेंज कर पाओगे। तो कुछ चीजें जो चेंज नहीं होगी, लेकिन आप अगर जेंडर चेंज करना चाहते हो, ठीक है, नेशनैलिटी तो ऑफकोर्स इंडिया ही रहेगा, ठीक है, बाहर से भी हो तो ठीक है, नेपाल के बच्चे भी आते हैं पढ़ने। तो यहाँ पर देखें
फादर्स नेम ये सब थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, फादर मदर नेम में कुछ गड़बड़ तो, लेकिन अपना नाम और ये मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चेंज करने का मौका आपको नहीं मिलता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर कि एकेडमिक डिटेल्स में, तो एकेडमिक डिटेल्स में क्या भरोगे कि भाई यहाँ पर क्लास 10th का डिटेल भरोगे, क्लास 12th का डिटेल भरोगे, और सीयूटी का डिटेल्स होगा, कितने मार्क्स आए वो सब चीजें भी, या फिर कई बार क्या होता है कि जो सीयूटी का मार्क्सिट है ना वहीं से वो फेच कर लेता है, मतलब वहीं से वो ऑटोमेटिक सारी चीजें ले लेता है। कई बार तो क्या होता है अपना नाम और जो फोटो वोटो है सब वहीं से आ जाता है, आप मतलब सीयूटी के एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन करोगे, कुछ वहाँ पे भरना होता है एप्लीकेशन नंबर समथिंग, तो वो जो है यहाँ पर आप सीधा वो सारी चीजें जो आपका पर्सनल डिटेल है तो ये नाम वोम सब वहां से आ जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है ठीक है, नहीं तो अलग से भी भरवाते हो तो आप अलग से भी भर सकते हो। तो ये हो गया, इसमें सीयूटी का डिटेल 10th 12th ये सब आप यहाँ पर देते हो। फिर यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, डॉक्यूमेंट में कौन कौन सा अपलोड करते हो अभी आगे देखेंगे। और बैंक अकाउंट डिटेल भी यहाँ पर आपको मांगा जाता है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आप यहाँ पर काउंसलिंग करवाते हो, काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले लेते हो, आप फी पेमेंट भी कर देते हो, लेकिन हो सकता है कई बार क्या करते हैं बच्चे बाद में कि मान लो पहले मेरा एडमिशन हुआ बीएचयू में, बाद में क्या हुआ बीएचयू मैंने ले लिया, फिर मान लो डीयू में भी मेरा हो गया, तो मैं चाहता हूं कि मैं डीयू में पढ़ना चाहता हूं, तो बीएचयू मैंने एडमिशन ले लिया था तो मैंने यहाँ पर पेमेंट कर दिया था, तो बैंक डिटेल इसलिए भरवाया जाता है कि भाई अगर आपने पेमेंट कर दिया है और बाद में आप एडमिशन विड्रॉ करते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो बाद में, तो विड्रॉ करोगे तो आपका जो पेमेंट होगा, जितना आप फी पेमेंट करोगे वो सारा फी जो है आपके इसी बैंक अकाउंट के थ्रू आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि उसमें टाइम लगता है बट आपको ट्रांसफर इसी बैंक अकाउंट में हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डिटेल भी आपको भरना होता है। अब मेन चीज यहाँ पर कि भाई डॉक्यूमेंट अपलोड क्या क्या करना है, तो डॉक्यूमेंट आप देख लो यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप अपलोड करवाया जाएगा, आपका सिग्नेचर अपलोड करवाया जाएगा, 10th का मार्कशीट 12th का मार्कशीट ये सारी चीजें, और कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, आपसे अपलोड करवाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है खासकर डीयू और बीएचयू के लिए, ठीक है, डीयू और बीएचयू के लिए ये आपको यहाँ पर जो है नए फाइनेंशियल ईयर का होना जरूरी है। ठीक है, न्यू फाइनेंशियल ईयर का होना जरूरी है, यानी 1 अप्रैल 2026 में आप 26 में एडमिशन लोगे तो 1 अप्रैल 2026 ये डीयू के लिए क्राइटेरिया ध्यान रखेगा कि वो कहेंगे कि भाई हमारे एडमिशन लेना है, डॉक्यूमेंट अगर आप मतलब कैटेगरी क्लेम करना चाहते हो तो अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाओगे तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 2026 का ही होना चाहिए। जो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाते हो, जो आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनाते हो, तो ये जो है आपको नया बनवाना पड़ेगा। बीएचयू के लिए जो है थोड़ा इसमें ढिलाई भी रहती है, मतलब कि कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर लगाना ही आपको, आप जो यहाँ पर अंडरटेकिंग भी भर सकते हो अगर आपके पास नया नहीं है तो, लेकिन मैं कहूंगा कि आप नया बनवा लेना बहुत अच्छा रहेगा। ओके, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और कई मतलब जैसे बीएचयू में अंडरटेकिंग हो जाता है और भी जगह आपको अंडरटेकिंग भरने का ऑप्शन दे देता है, कोई समस्या नहीं, लेकिन डीयू बहुत स्ट्रिक्ट है, ध्यान रखना है। इसमें आपको जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट बनाओगे ये सब वैसे भी सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, और सेंट्रल लेवल का, और वो भी नए फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, बात समझ में आ गया। फिर पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो तो आपको अपलोड करना होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये जो है उसी टाइम पे देना जरूरी नहीं है। आप मतलब ये ऊपर वाले तो लगभग मैंडेटरी है, मतलब फोटोग्राफी तो आपको भरना ही है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना ही है। ठीक है, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो ये कहीं से कहीं मांगा जाएगा, कहीं कहीं नहीं मांगा जाएगा। जैसे एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में जाते हो, जैसे बिहार के बच्चे अगर बीएचयू में आएंगे एडमिशन लेने तो उनसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिया जाएगा, लेकिन ये जनरली ऑनलाइन सबमिट करना जरूरी नहीं होता है काउंसलिंग टाइम पे। ये बाद में जब ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा ना तो वहां पे आपको ये सबमिट करना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ऑफलाइन में आप जमा कर सकते हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर जनरली तो नहीं मांगा जाता है, बट अगर मांगा जाए तो ठीक है। अभी देखें यहाँ पर कि आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड ये सब आपसे मांगा जा सकता है। गैप ईयर सर्टिफिकेट भी आप बनवा लेना अगर आप गैप ईयर स्टूडेंट हो, जैसे मैंने बनवाया था, क्योंकि मेरा 1 साल गैप था, 2019 में मैंने पास किया था क्लास 12th, और फिर क्लास मतलब ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया बीएचयू में, तो मेरा 1 साल का गैप हो गया, 2020 में लिया था। तो 1 साल का मैंने क्या करता था, एफिडेविट मैंने बनवा लिया था गैप ईयर सर्टिफिकेट के लिए, तो वो आप बनवा सकते हो अगर आप, क्योंकि मांगा जा सकता है भाई, ऑफलाइन वेरिफिकेशन आओगे मांगा जा सकता है, ऑनलाइन भी मांगा जा सकता हो सकता है कहीं कहीं, तो आप ये बनवा के रख लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने सारी बता दी यहाँ पर। कुछ भी अगर कहीं पर डाउट रहे तो आप पूछ भी सकते हो कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रेफरेंस फिलिंग। तो प्रेफरेंस फिल कैसे होता है? प्रेफरेंस का मतलब है कि आप अपने पसंद का चॉइस यहाँ पर भरते हो, जो आपको पसंद है, जो भी सब्जेक्ट, जो भी कोर्स, जो कोर्स में जो कोर्स आपको चाहिए, उस कोर्स में कौन सा ऑनर सब्जेक्ट चाहिए, जो भी मेजर माइनर है वो सारी चीजें, और कौन सा कॉलेज चाहिए, तो ये सब जो है आप यहाँ पर अपने प्रेफरेंस में भरते हो। मतलब एक तरह से प्रायोरिटी लिस्ट यहाँ पर सेट करते हो कि नंबर 1 पे आप कौन सा रखना चाहते हो, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 में, नंबर 5 में। अब नंबर 1 पे कौन रखूंगा आप खुद सोचो, मेरा अपने चॉइस से भरूंगा तो नंबर 1 पे कौन सा भरूंगा, वो जो मुझे सबसे अच्छा लगेगा, मुझे लगा कि नहीं इसी में तो चाहिए एडमिशन, कि भाई यही तो चाहिए हमको, कि ये मत मुझे बीएससी फिजिक्स ही चाहिए और कॉलेज ए में चाहिए, तो ये अगर मुझे यही चाहिए, यही पढ़ना है मुझे, तो ये मैं सबसे ऊपर रखूंगा, ये मेरा सबसे पसंदीदा है, जो कि मैं लेना चाहता हूं अपने ग्रेजुएशन में, यही पढ़ना चाहता हूं, तो वो मैं सबसे ऊपर रखूंगा। फिर उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि भाई चलो बीएससी फिजिक्स अगर नहीं मिला, इस कॉलेज में नहीं मिला, तो मैं बीएससी केमिस्ट्री ले लूंगा इस कॉलेज में।
तो अगर आप जैसे बीएससी फिजिक्स लिया, बीएससी केमिस्ट्री, तो मतलब ऐसे आप प्रायोरिटी बताते हो कि चलो फिजिक्स नहीं मिला तो केमिस्ट्री ले लेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री नहीं मिला तो बायोलॉजी ले लेंगे, कुछ ऐसा, ठीक है, मैथमेटिक्स ले लेंगे, जो भी है। तो उस तरीके से आप यहाँ पर क्या करते हो, अपना प्रायोरिटी लिस्ट देते हो, सबसे टॉप वाला जो सबसे ज्यादा पसंद है आपको, जो आप पढ़ना चाहते हो, सबसे ऊपर रखते हो, फिर उसके बाद जो थोड़ा कम पसंद है उसको नीचे, ऐसे आप नीचे जाते जाते, ठीक है। ये आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होता है नंबर 1 पे। फिर आप यहाँ पर नीचे नीचे ऐसे जो भी भरते रहते हो। तो बच्चे क्या करते हैं, जनरली 10-20 जो सब्जेक्ट होता है उनके पसंद का, मतलब 10-20 का प्रायोरिटी यहाँ पर बना लेते हैं बहुत बढ़िया से, क्योंकि 10-20-40 का बढ़िया से बना लोगे। बाद बाकी क्या करते हैं, कई मतलब आगे भी सिलेक्ट करना, क्योंकि प्रेफरेंस फिलिंग हमेशा एडवाइस किया जाता है, जब प्रेफरेंस फिल करोगे तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कोर्सेस आप भरोगे। कई बार क्या होता है, हमारे नंबर कम होते हैं तो ऊपर वाला जो भरते हैं वो नहीं मिल पाता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस भर देते हैं ताकि हमारे चांसेस बढ़ जाए एडमिशन के, क्योंकि कई सारे कोर्सेज जिनके कट ऑफ कम जाएंगे, तो आप अगर ज्यादा ज्यादा भर दोगे तो हो सकता है कहीं कहीं आपका एडमिशन मिल जाए। लेकिन ऊपर के मतलब 50 के आसपास आप बढ़िया से सिलेक्ट करते हो कि भाई ये चाहिए, उसके बाद ये नहीं मिला तो ये बढ़िया से आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है। जैसे आप कॉलेज भरोगे, जनरली कॉलेज कहाँ पे भरना होता है, आपको ड्यू के लिए आपको कॉलेज भरना बहुत जरूरी होता है। कोर्स भी वहाँ पर बहुत सारे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो आप यहाँ पर कोर्स का भी प्रेफरेंस देते हो, साथ ही साथ कॉलेज का भी प्रेफरेंस देते हो। लेकिन अगर आप बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में ज्यादा यहाँ पे है नहीं, क्योंकि बीएचयू तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कॉलेज है नहीं। हाँ, एक एफिलिएटेड कॉलेज है, खासकर लड़कियों के लिए बहुत सारे हैं, 4-5 हैं, तो आप उसमें जो है फिर अपना प्रायोरिटी देते हो कि पहले मुझे एफएमसी चाहिए, फिर एमएमबी चाहिए, ठीक है, फिर बीसीडब्ल्यू चाहिए, बीकेएम चाहिए, तो आप वो देते हो। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा झंझट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा संस्थान नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ देखते हो ना डीयू में, तो डीयू में भाई लगभग 70+ कॉलेजेस हो गए, तो उतने के आप जब कॉम्बिनेशन बनाते हो ना, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, 700, 800, 900, भाई कितने सारे कॉम्बिनेशन। यहाँ पे थोड़े कम कॉम्बिनेशन बनते हैं, खासकर लड़कियों के लिए ज्यादा बनेंगे बीए के कोर्सेज में, बीएससी के कोर्स में तो ज्यादा नहीं बनते हैं। बीएलएलबी का में कोई है ही नहीं भाई, बीएलएलबी का अगर आप करना चाहते हो तो बीएलएलबी सिर्फ मेन कैंपस में है और एक ही कोर्स है, तो उसमें कोई प्रेफरेंस भरना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हर जगह प्रेफरेंस आपको देना होगा, नहीं, ऑप्शन ही नहीं तो कहां से भरोगे। जैसे बीएचयू का बताया, बीएलएलबी में कोई ऑप्शन ही नहीं, एक ही कोर्स ही है, एक ही कॉलेज मतलब एफएमसी ही है और कहीं है ही नहीं, तो आप कहाँ प्रेफरेंस भरोगे। तो जरूरी नहीं कि हर जगह प्रेफरेंस भरना होगा, हाँ, जहाँ कॉलेज ज्यादा रहेंगे, कोर्स ज्यादा रहेंगे, तो फिर आपको अपना प्रायोरिटी लिस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एडवाइस किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा आप भरोगे, जिससे डीयू में ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रेफरेंस भरते हो तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं एडमिशन के। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गया, प्रेफरेंस फिल। अब प्रेफरेंस फिल कैसे करना है तो वो भी आपको बताया जाएगा, जब प्रेफरेंस फिलिंग ओपन होगा तो लाइव हम भर के दिखाएंगे किस तरीके से प्रेफरेंस फिल करना होता है, तो वो आप कनेक्टेड रहो हमारे साथ, तो वो बताया जाएगा आगे। अभी के लिए आपको आइडिया हो गया होगा किस तरीके से प्रेफरेंस भरना होता है। सीट, अब इसके बाद क्या होगा, जैसे आपने प्रेफरेंस भर दिया, तो प्रेफरेंस आपने भर दिया, सपोज करो मैंने डीयू में मुझे एडमिशन लेना है, सबसे पहले मैंने क्या किया कि भाई रजिस्टर किया, मतलब काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो गया, रजिस्टर किया, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, दूसरे स्टेप में यहाँ पर ये प्रेफरेंस फिलिंग आ गया, तो मैंने अपना प्रेफरेंस भर दिया कि भाई मुझे इस कोर्स में चाहिए, इस कॉलेज में चाहिए, वो सब बता दिया। प्रेफरेंस भरने के बाद मैंने उसको सबमिट कर दिया। इसके बाद क्या होगा कि अब सीट अलॉटमेंट, तो अब ये जो चीजें होंगी ना, ये डीयू की ओर से होगा। तो आपने जितना भी डॉक्यूमेंट दिया था, आपने जैसा प्रेफरेंस भरा था, उसके आधार पे सब सही पाया गया, अगर आपके डॉक्यूमेंट सब सही थे तो आप सब वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर सीट अलॉट मान लो आपको कर दिया जाता है, ठीक है, सीट अलॉटमेंट कर दिया जाता है। तो सीट अलॉटमेंट जैसे हो जाएगा, तो सीट अलॉटमेंट के बाद जैसे मेरिट होता है, ठीक है, तो मेरिट बनाएंगे वो, तो मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है, आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हो, मान लो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आप क्वालिफाई कर गए, तो उसी फर्स्ट राउंड में आपको क्या हुआ, सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट जैसे होगा तो आप अपना पोर्टल ओपन करोगे, पोर्टल ओपन करने पे आपको दिखेगा कि भाई अरे वाह क्या बात है, मुझे तो सीट अलॉटमेंट हो गया। तो सीट अलॉटमेंट जैसे होगा तो वहां पर एक बटन आपको दिखेगा एक्सेप्ट का, आप उस एक्सेप्ट बटन को दबाओगे। एक्सेप्ट बटन को दबाओगे तो आपको कहेगा कि भाई फी पेमेंट कर दो, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, पैसा जितना होगा उस कोर्स का आप पेमेंट कर दोगे। पेमेंट आप कर सकते हो, ऑनलाइन हो जाता है बहुत आराम से, 48 घंटे का जनरली समय होता है, उस बीच आपको पेमेंट करना होता है। अगर वो 48 घंटे के बाद आप पेमेंट नहीं कर पाए तो फिर आप यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट कर लिया, पेमेंट हो गया। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि आपको ना 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक अपग्रेड बटन दिखेगा, एक दिखेगा आपको फ्रीज का बटन, कि आप यहाँ पर क्या फ्रीज करना चाहते हो, क्या अपग्रेड करना चाहते हो। तो जनरली जो बच्चों को एडवाइस दिया जाता है वो दिया जाता है कि भाई आप अपग्रेड करो, क्या करो, अपग्रेड वाला बटन दबा दो, क्योंकि अगर आपने फ्रीज कर दिया तो फ्रीज करने का मतलब क्या होगा कि मान लो कि मुझे यहाँ पर ये मान लो 50वां है, मुझे मान लो 50वां अपना प्रेफरेंस जो मैंने भरा था उसमें 50वें नंबर वाला जो है मुझे कोर्स मिल गया, XYZ कोई भी कोर्स था, ठीक है, तो ये कोर्स मुझे मिल गया, तो ये अलॉट हो गया, मैंने एक्सेप्ट किया, पेमेंट कर दिया। अब अगर मैं फ्रीज कर दूंगा, अगर मैं फ्रीज कर दिया, मान लो फ्रीज वाला बटन दबा दिया, तो मुझे इसी कोर्स में बने रहना पड़ेगा, मैं अब किसी दूसरे कोर्स में नहीं जा पाऊंगा, मतलब ऊपर के जो प्रेफरेंस हमने भरे थे उसमें मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैंने तो फ्रीज कर दिया। फ्रीज मतलब अब यहीं पे आप रुक गए, मतलब आप चाहते हो कि मुझे यही सब्जेक्ट पढ़ना है, इसी कॉलेज में पढ़ना है, यही कोर्स करना है, अब मुझे आगे नहीं चाहिए कुछ, यही चाहिए, तो आप वहां पे फ्रीज कर देते हो। लेकिन देखो अब कोई भी समझदार बच्चा होगा तो
वो अपना जो प्रेफरेंस भरा होगा वो अपने समझदारी से भरा होगा कि भाई ऊपर वाला सबसे ज्यादा पसंद है, तो ऐसे अपना प्रायोरिटी लिस्ट दिया है ना, तो वो तो चाहेगा ना भाई, कोई भी बच्चा चाहेगा कि भाई 50वां नंबर मिला है तो मुझे उससे बेटर वाला मिले जो मुझे ज्यादा पसंद है, 49वें नंबर वाला, 48वें नंबर वाला, 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर वाला मिल जाए, कोई भी चाहेगा ना, सबसे ज्यादा पसंद तो उसको 1 वाला है, 50 वाला मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, अपग्रेड करेगा ताकि मुझे ऊपर वाला और अच्छा वाला मिले जो मुझे ज्यादा पसंद है, ओके, या जो मैं कोर्स करना चाहता हूँ वो मिले। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अपग्रेड कर दोगे। आप कहेंगे कि सर मुझे अगर नंबर 1 वाला ही मिल जाए तो क्या करेंगे, तो भाई वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा बाद में, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर 1 मिल गया, अब इससे ऊपर आप जाओगे कहाँ, ऊपर कुछ है नहीं, तो 1 नंबर मिल गया तो आगे कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको अपग्रेड कर देना चाहिए, अपग्रेड कर दोगे फ्रीज कर दोगे। जब ये अपग्रेड कर दोगे ना, तो ये तो फर्स्ट राउंड के लिए बताया मैंने, ये जब कट ऑफ मान लो आपको फर्स्ट राउंड में ऐसा हो गया, फर्स्ट राउंड का मतलब है कि फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों को अलॉट हो जाएगा उनके बारे में बात कर रहे हैं, किसी को सेकंड राउंड में होगा तो वही प्रक्रिया फिर से चलेगी, आप एक्सेप्ट करोगे, अपग्रेड करोगे, वही चीजें हैं। मान लो जिनको फर्स्ट राउंड में हो गया अलॉटमेंट तो उनको यही सब दिखेगा, एक्सेप्ट बटन, फिर अपग्रेड कर दोगे। अपग्रेड करने के बाद क्या होगा कि फिर सेकेंड राउंड का कट ऑफ आएगा, सेकेंड राउंड का कट ऑफ यहाँ पर आ जाएगा। तो जब सेकेंड राउंड का कट ऑफ आएगा तो हो सकता है कि कट ऑफ लोअर हो जाए, मतलब घट जाए, तो जब कट ऑफ घटेगा तो हो सकता है आपको 50 पे मिला था, अब ये 32वें नंबर का मिल जाए, आपको ऊपर जाकर के 32वें वाला मिल जाएगा, तो 32 नंबर वाला मिल जाएगा तो अच्छी बात है आपके लिए। तो यहाँ पर अपग्रेड कर दोगे तो 32 नंबर वाला मान लो मिल गया, पहले 50 वाला मिला था, अब 32 नंबर वाला प्रेफरेंस मिल गया, ओके। तो यहाँ पर क्या करना है बस आपको कि जैसे जैसे ही अपग्रेड होगा तो आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना होता है, क्योंकि हाँ फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर मान लो कि जिस कोर्स में आपको पहले अलॉटमेंट हुआ था उसका कोर्स मान लो 5,000 रुपए था, कितना था 5,000 रुपए। जब आपने दूसरे राउंड में देखा कि दूसरे राउंड में पहले 50 नंबर पर मिला था, दूसरे राउंड पे देखा कि अब तो ये 32 नंबर वाला हो गया, अब हो सकता है कि जब ये 32 नंबर वाला प्रेफरेंस आपको मिला तो इस कोर्स का फी, मतलब अलग अलग कॉलेजेस हैं तो दूसरे कॉलेज का फी ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, कोर्स वाइज भी फी जो है डिफर करता है। तो 5,000 इसका फी था, अब मान लो कि दूसरे कॉलेज में दूसरे कोर्स में आपको मिल गया तो उसका जो है मान लो 7,000 हो गया, तो ये वाला जो 2,000 का गैप आ रहा है ना, तो ये 2,000 रुपए आपको फिर से पेमेंट करना होगा, ठीक है। अब ऐसा भी कह सकते हो कि सर मान लो पहले 10,000 फी था, अब ये घट करके मान लो 8,000 हो जाए तो क्या होगा, तो ये देखो फी आपका एडजस्ट हो जाएगा, आपको दोबारा से फी पेमेंट नहीं करना होगा, लेकिन कम से कम जो भी ऑप्शन आपको दिखेगा क्लिक वहां पे करना पड़ेगा आपको पेमेंट वाले पे, ठीक है। तो आपको अलग से, मतलब ऐसा नहीं कि 10,000 फिर 8,000, ऐसे नहीं होगा, 10,000 वाला फी जो है इसमें एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन जो 2,000 आपका बचेगा वो पैसा आपको वही दिए गए बैंक अकाउंट में बाद में मिलेगा। जब ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो उसके बाद 1-2 महीने लगते हैं, तो उसमें आपको अपने अकाउंट में पैसा मिल जाएगा, जो भी बकाया रहेगा वो मिल जाएगा, ठीक है। और जहां पे मतलब ज्यादा फी है तो वो एक्स्ट्रा फी आपको दोबारा से पे करना पड़ेगा। तो ये आपको बात समझ में आ गया। तो ऐसा ही चलता है सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड में मान लो 32 मिला था, थर्ड राउंड में मान लो फिर से 20वां नंबर वाला मिल जाए, तो जो भी यहाँ पर डिफरेंस आएगा अमाउंट का वो आपको पेमेंट करना होगा। ओके, सो ये पूरी प्रक्रिया थी, प्रेफरेंस फिलिंग की बता दी, और यहाँ पर क्या बता दिया, सीट अलॉटमेंट बता दिया। अच्छा, जब यहाँ पर ये सब हो जाएगा तो क्या होता है कि पहले फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आया, सेकंड राउंड का आया, थर्ड राउंड का आया, फोर्थ राउंड का, ऐसे ऐसे ऐसे, तो लास्ट में क्या होता है, एक स्पॉट राउंड भी आता है, ठीक है, स्पॉट राउंड भी आता है। तो इसमें क्या होता है, कहा जाता है कि जिन बच्चों का एडमिशन नहीं मिल पाया वो फिर से रजिस्टर करवा दो, फिर से रजिस्टर करवा के फिर से वो एडमिशन लेते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में एक और आता है, वो होता है मॉपअप राउंड। क्या होता है, मॉपअप राउंड, खासकर ड्यू में देखोगे तो मॉपअप राउंड करके एक और राउंड होता है। तो ये जो है ये बाद में होता है, बहुत बाद में होता है, बहुत लेट में होता है, तो उसके लिए आपको पैसेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, तो बहुत देर तक आपको वेट करना पड़ेगा, तब सबसे लास्ट में जाकर के ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। उसके कट ऑफ भी थोड़े बहुत कम जाने के चांसेस रहते हैं, मतलब जितना यहाँ गया है उससे थोड़े कम जाते हैं। तो स्पॉट राउंड हो गया, मॉपअप राउंड हो गया, तो इनके कट ऑफ कम जाएंगे, तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। फिर लास्ट में एक होता है कि भाई एडमिशन आप विड्रॉ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। सर मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि एक BHU में लिया, फिर बाद में DU में हो गया, तो BHU से आप DU जा सकते हो, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको विड्रॉ करना होगा, बाद में विड्रॉ कर लोगे, विड्रॉ करने के बाद आपका फी जो है वो वापस हो जाएगा कुछ दिन बाद। अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पर जो है हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है CUET 2027 के लिए। तो आपका अगर कोई दोस्त, बंधु, सखा, ठीक है, कोई आपका भाई, कजिन जो भी तैयारी करना चाहते हैं CUET के लिए, यहाँ पे BA लिखा हुआ है बट BA के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो वो सारे कोर्सेज की तैयारी यहाँ पर जो है 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 1 जुलाई से। तो अभी जो है उनको आप बता सकते हो कोर्सेज के बारे में। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर सारी चीज़ें तो बता ही दी हैं। कुछ भी अगर आपके मन में डाउट है, सवाल है, तो आप हमारे से डिस्कस कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल छोड़ दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।